जब एक लड़की आके ये बोलती है कि मुझे तुम्हारे माँ बाप के साथ नहीं रहना, मुझे तुम्हारी मम्मी की बातें नहीं पसंद, मुझे तुम्हारे पापा नहीं पसंद, मुझे तुम्हारे घर में XYZ चीज़ें नहीं पसंद, मैं नहीं रह सकती। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुमको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। जो मैंने कही थी आपसे कि एक बदलाव होता है, बदलाव 2 तरीके के होते हैं, और ये जो बदलाव है ना, जिसमें आपके माँ बाप को आपसे अलग किया जाता है, जिसमें आपकी पूरी ज़िंदगी को आपसे अलग किया जाता है, वो आपके वजूद के साथ समझौता होता है। इतने टाइम से करते करते आप एकदम से बोल देते हो कि नाउ अब आई एम नॉट टेकिंग इट, इट्स अ मैरिटल रेप। और ऐसे हमारे कानून भी है, ऐसे हमारे कि कानून ठीक भी है, है कि अगर एक्सेप्टेड है ये। लड़की ने बोल दिया है तो वो सच होगा। डू यू बिलीव लाइक कि कुंडली वुंडली मिला के शादी करनी चाहिए, ऐसा कुछ होता है? आप मतलब आप बिलीव करते हो? आपकी शादी कैसे हुई है? कुंडली मैच वैच मिलाए थे कैसे, या ऐसी पसंद आ गई कर ली? हमारे पसंद आई हो कर ली। ओके। देखिए, मैं भगवान में मानती हूँ, मैं आडंबर में नहीं मानती। तो फिर से एक नए एपिसोड में स्वागत करते हैं हम आपका। थैंक यू सो मच। कैसे हो आप? बहुत अच्छी। क्या सीखा पिछले पॉडकास्ट से और क्या सुनने को मिला? बहुत कुछ सुनने को मिला। बताओ जरा। अ, कि मैं बहुत ज़्यादा जो है या तो मर्दों के फेवर में हूँ या औरतों के खिलाफ हूँ। इट इज़ लाइक कि मैंने एक दुश्मनी मोल ले रखी है औरतों से कि ये हमारे समाज की नहीं हो सकती है। क्या क्या कमेंट्स आए आपको? मोस्टली यही आए कि ईदर आई एम नॉट लाइक रिस्पॉन्सिबल, जैसे वो बाकी लड़कियां अपने घर में जिम्मेदारी उठा रही है, शायद मैंने कभी वो उठाई नहीं है, या फिर मैं भी ऐसे ही हूँ कैरेक्टरलेस, पैसों के पीछे भागने वाली, इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ। मतलब लोगों ने मुझे गलत ही बताया है फ्रॉम द वुमेन्स पार्ट, बिकॉज आई एम सेइंग मोर ऑफ द मेंस। तो वो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, वो मेरी थिंकिंग को, मेरी आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं कुछ परसेंट औरतें, नॉट एवरीवन, कुछ परसेंट औरतें समझ नहीं पा रही कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। चलो, तो आज मुझे लगता है आज और थोड़ी सी हम डीप में नहीं जाएंगे। देखो, पता होता क्या ना, डीप चीज़ें इंसान को जल्दी समझ आ जाती है, जो मुझे लगता है। और जो छोटी छोटी चीज़ें ना लाइफ में, उनको समझने में ना हम सोचते हैं अरे ये तो बाएं हाथ का काम है, बट सबसे ज़्यादा मुश्किल वही चीज़ें होती हैं। यस। अगर आज की डेट में आप देखो कॉन्सेप्ट ऑफ फेमिनिज्म, जो फेमिनिज्म सो कॉल्ड चल रहा है कि Yes. तुमने ऐसे कैसे बोल दिया, लोग आ जाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या है फेमिनिज्म का मतलब? देखिए, एज पर द डिक्शनरी फेमिनिज्म का मतलब ये होता है कि वुमेन शुड हैव इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज एज इक्वल टू मेन। मतलब कि ये कि औरतों को समान अधिकार होने चाहिए और मौके मिलने चाहिए जैसे कि आदमियों को मिल रहे हैं अपनी ज़िंदगी में ग्रो करने के लिए। अधिकार और मौके, अधिकार और मौके तो मिल गए हैं समाज से, और आपके लॉ से भी मिल चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन आपको जीने का अधिकार देता है, आपको अपनी बातें एक्सप्रेस करने का अधिकार देता है। लड़कियों के लिए बहुत सारे लॉज आ गए हैं जिसके लिए वो अपने पॉइंट्स को लेके, अपनी बातों को लेके, अपनी ज़िंदगी को लेके स्टैंड कर सकती हैं। तो इट इज़ नॉट दैट विमेन एम्पावरमेंट डजंट एग्जिस्ट, इट इज़ इन द सोसाइटी। बट हमें ये समझना होगा कि हम जिसको फेक फेमिनिज्म कह रहे हैं, फेमिनिज्म अलग चीज़ है। फेमिनिज्म है अधिकारों को और मौक़ों को लेके बात करना। फेक फेमिनिज्म जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि आपकी जो लड़ाई है वो है आदमियों से बराबरी करने की, आदमियों के साथ समान अधिकार पाने की नहीं, बराबरी करने की। कि अगर वो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, वो नशे कर रहे हैं तो मैं भी करूँगी, वो अगर गाली गलौज कर रहे हैं तो मैं भी करूँगी, वो अगर किसी से बदतमीज़ी से बात कर रहे हैं तो मैं भी करूँगी। इट इज़ लाइक कि हमने एक रेस, एक दौड़ में तो हम भाग लिए हैं, लेकिन ये नहीं पता कि उस दौड़ की मंजिल क्या है। लोगों ने एक रेस का ट्रैक ही अलग पकड़ लिया है, फेमिनिज्म का ट्रैक ही अलग पकड़ लिया है कि मैं कहाँ लड़के दिखाऊंगी कि इसने मेरे से ऐसे कैसे बदतमीजी से बात कर ली, देन मैं उस पर सारे जितने लॉस ठोक सकती हूँ वो सब ठोक दूंगी, क्योंकि मैं तो औरत हूँ, मैं तो दिखाऊंगी कि तुम कौन हो। मतलब विमेन कैन पुट अ फेक, एनी फेक एलिगेशन ऑन मेन बिकॉज शी इज़ अ वुमेन, और आप औरतों से ऐसे बात नहीं कर सकते हो। आपको कोई अधिकार नहीं औरतों से तेज़ आवाज़ में बात करने का, औरतों को औरत बोलने का कि आप तो वुमेन कार्ड प्ले कर रहे हो, आप उनको बोल ही नहीं सकते हो। बट मुझे लगता है कि जितने अधिकार मर्द के हैं उतने ही अधिकार औरत के भी हैं। बिल्कुल। अब मिस गाइडेड बोलूँगा मैं इस चीज़ को कि
कुछ लोगों की फेक फेमिनिज्म की वजह से ये सारी चीजें पॉप अप होके आ जाती कि अच्छा तूने लेडीज को, भाई यार सिंपल सी बात है, जब एक लेडीज आदमी को बोलने के राइट्स रखती हैं, सेम इसी को फेमिनिज्म जो अभी आपने बताया, इसी को मैं थोड़ा सा अदर वे में थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर एक वुमेन्स या एक औरत किसी इंसान को, किसी मर्द को कुछ बोल रही है तो आई थिंक शी हैविंग अ राइट्स आल्सो। सेम ऑन अनदर साइड मर्द को भी वो राइट्स है कि वो भी आपको उसका रिप्लाई बैक दे सकता है। तो सबसे पहले तो ये थॉट आपने क्लियर करा, मुझे लगा कि जो जिन लोगों ने कमेंट्स किए होंगे ना तो उनको पता लग गया होगा। क्या सच में औरत और मर्द अलग हैं या इक्वल हैं या नहीं हैं, उसके बारे में क्या थॉट प्रोसेस है? यार बिल्कुल अलग है। भगवान ने हमें औरत और आदमी बना के भेजा ना, नर और नारी भगवान ने बनाए। औरतों का अपना एक काम होता है। आई एम नॉट सेइंग अबाउट कि उनकी घर की जिम्मेदारी क्या है, उनकी ज़िंदगी की जिम्मेदारी क्या है। आई एम टॉकिंग अबाउट देयर फिजिकल, देयर बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स। आदमियों का अलग काम है। जननी तो औरत ही होती है, बच्चा तो वही पैदा करेगी, लेकिन बिना आदमी के तो वो भी पैदा नहीं कर सकती ना। लड़कियां ये बोलती हैं कमेंट्स में आके, और जनरली ये बोलती हैं कि औरत इतना दर्द सहती है, वो 9 महीने बच्चे को कोख में पालती है। ठीक है, बिकॉज भगवान ने तुम्हें ऐसा बना के भेजा। आदमियों को भगवान ने बायोलॉजिकली स्ट्रांग बना के भेजा है कि अगर हमें कोई भारी चीज़ उठानी है, वो हम आदमियों से ही मदद मांगते हैं ना। अगर हमको हमारे से कोई बॉटल भी नहीं खुलेगी तो हम आदमियों के पास जाएंगे। अब इसमें मैं बराबरी की लड़ाई तो नहीं छेड़ सकती हूँ ना। राइट। तो ये हमारे भगवान ने हमको बना के भेजा है। लड़ाई इस चीज़ की नहीं है कि हम बराबर हैं या नहीं हैं। लड़ाई इस चीज़ की है कि हम अपने आप को बराबर में लाने की जिद पे हैं। परफेक्ट। ये हमने डिबेट बनाई हुई है, जबकि इट वाज अ पार्ट ऑफ डिस्कशन। सब लड़ाई पे लगे हुए हैं। ऐसा भी बोला जाता है कि आपका जो सपोर्ट है टुवर्ड्स द वुमेन वो काफी बेकार है, यानी काफी लो है। ऐसा क्यों है वैसे? यार वही बात है ना कि अगर मैं एक पक्ष के बारे में बात करती हूँ तो विपक्ष तो बुरा मानेगा। आप चाहे पॉलिटिकल चीज़ों के बारे में बात करें, चाहे आप घर के बारे में बात करें, पापा की बात मानोगे तो मम्मी बुरा मान जाएगी। मम्मी के साइड ना लो तो पापा बुरा मान जाएंगे। आपको एक साइड पे खड़ा होना पड़ेगा। एंड आई एम क्लियरली सेइंग दिस इज़ माई ओपिनियन। मैं जो चीज़ें देखती हूँ मैं वो चीज़ें बोलती हूँ। बट ये चीज़ें आई थिंक मैंने कमेंट्स में देखा था कि ये चीज़ें आप पे भी अप्लाई करती हैं। इट मीन्स आप भी ऐसे हो क्या? यार अगर मैं ऐसी हूँ तो मैं उस बारे में बात नहीं कर रही होती। मैं उस बारे में बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे हर्ट हुई हैं। मैंने एक बात कही कि आप एक एग्ज़ाम्पल लीजिए कि 10 लड़कियाँ हैं, उनसे आप पूछे कि आपको पैसा चाहिए या प्यार चाहिए, उसमें से 9 लड़कियाँ बोलेंगी कि पैसा चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि 10 आउट ऑफ 10 वुमेन आर वांटिंग मनी। आई एम सेइंग 9 आउट ऑफ 10, मतलब कि 1% गुंजाइश है। लेकिन अब अगर इस बात को लेके बहस छिड़ती हैं कि नहीं आपने तो लड़कियों को देखा ही नहीं है कमाते हुए, आपने लड़कियों को देखा ही नहीं है जिम्मेदारियाँ उठाते हुए। मैं तो बोल रही हूँ ना कि 1 लड़कियाँ करती है, 10 में से 1 कर रही है। आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट 1% ऑफ सोसाइटी। मैं ये नहीं कह रही कि सब लड़कियाँ एक जैसी हैं। मैं ये कह रही हूँ कि आप भी ये मत कहो कि सारे लड़के एक जैसे हैं। राइट। अगर आपने जैसे अभी जिम्मेदारी की बात करी जी, तो जिम्मेदारी में कहीं ये तो नहीं लिखा कि ये फीमेल ही लेगी, या जिम्मेदारी ये तो नहीं लिखा कहीं मेल ही लेगा। बिल्कुल वो तो इक्वल है। आप अपने रिलेशन में किस तरीके से जिम्मेदारी अपनी अपने घर में सब अपनी अपनी पूरी कर रहे हैं, तो उसमें तो मुझे लगता नहीं कि किसी को ऑब्जेक्शन होना चाहिए। बट कुछ होते हैं जो आ जाते हैं। बिल्कुल। और इन चीज़ों का ना मुझे ऐसा आजकल मैं अपने पॉडकास्ट में ना पेरेंटिंग कल्चर को लेके बहुत थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा भी बेटा है, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें अपने पेरेंटिंग कल्चर से मिली आई है। धीरे धीरे जैसे जैसे जनरेशन गैप बढ़ रहा है तो वो कहीं ना कहीं वो कल्चर पीछे छूटता जा रहा है। आप क्या एडवाइस करना चाहोगे? यार मैं ये हमेशा मानती हूँ कि हमने बचपन में कहावत सुनी थी कि चैरिटी बिगिंस एट होम, कि आपको अगर कुछ भी बदलाव लाना है अपनी सोसाइटी में तो आपको वो शुरुआत घर से करनी पड़ेगी। और जब हम बच्चों को कुछ सिखाते हैं तो हम बच्चों को एक कहानी सुनाते हैं कि एक राजा था, एक रानी थी, राजा की एक जर्नी थी, रानी की एक जर्नी थी, और उस सब के बाद एक मॉरल ऑफ द स्टोरी आती है। आजकल के जनरेशन में मॉरल ऑफ द स्टोरी पे कोई नहीं जाता, जर्नी ऑफ द स्टोरी को लोग समझते हैं। राइट। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो फॉर एग्जांपल मैं किसी को ये कह रही हूँ कि
मैं अपने बच्चों को समझा रही हूँ फॉर एग्जांपल कि बेटा लड़ाई नहीं करनी चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए, अगर आप ऐसा करोगे तो आपके साथ बुरा होगा। बच्चे जो हैं वो मॉरल ऑफ द स्टोरी पे नहीं जाएंगे कि ऐसा करने से सज़ा मिलती है, वो पहले करके देखेंगे। तो आप बच्चों को जैसा दिखाओगे, अगर आप उनके साथ अब्यूसिव लैंग्वेज में बात करोगे, आप अगर उनको ये सिखाओगे कि हाँ लड़कियों के साथ बदतमीज़ी करी जा सकती है, अगर आप लड़कों को ये बताओगे कि नहीं तुम्हें रोना नहीं चाहिए, क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो, तो वो अपने एक्सप्रेशंस नहीं बता पाएंगे। आई एम सेइंग कि जैसा आप एनवायरनमेंट रखोगे बच्चों के साथ वो वही सीखेंगे। आप बच्चों के साथ अगर गंदी चीज़ें प्रमोट करोगे, गंदी चीज़ों से मेरा मतलब ये है कि आप या तो नशे के बारे में बात कर रहे हैं, आप ड्रग्स के बारे में बात कर रहे हैं, इधर आप स्मोकिंग और ड्रिंकिंग के बारे में बात कर रहे हैं और आप उनके सामने कर रहे हो, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आप बच्चे को बोल रहे हो कि नहीं बेटा स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ एंड एट द सेम टाइम यू आर स्मोकिंग। बच्चा तो यही कहेगा ना, इफ़ इट इज़ इंजीरियस देन व्हाई आर यू डूइंग दिस। राइट। अगर ये गलत है तो आप भी मत करो। तो वही है, किसी को ज्ञान देने से पहले, किसी को कुछ समझाने से पहले आपको खुद समझना पड़ेगा कि अगर हम नहीं करेंगे तो वो भी नहीं करेंगे। तो बच्चे को जो दिखाओगे वो वही सीखेंगे। और मुझे लगता है कि हर एक इंसान की जीवन में पेरेंटिंग की बहुत इम्पोर्टेंस होती है कि आप कैसे बड़े हुए हो, आप किस कल्चर में डेवलप्ड हुए, उसी हिसाब से आपका आगे का बिहेवियर, आपका आगे का प्यार, मतलब कि आप रिश्तों की कदर कैसे करो, एज सिंपल एज दैट। योर लाइफ डिपेंड्स ऑन लाइक हाउ यू ग्रो अप। राइट। आप जैसे बड़े होते हो आप वही तो रहते हो ना। अगर हम किसी को बहुत नाजों से पालेंगे कि नहीं नहीं बच्चे मिट्टी में नहीं गिरना, मिट्टी के साथ नहीं खेलना, इस चीज़ को हाथ नहीं लगाना, देन इफ़ अगर वो लाइक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, एट सम पॉइंट ऑफ एज वो मिट्टी के कांटेक्ट में आएगा तो वो बच्चा एलर्जिक तो होगा ही ना, बिकॉज आपने उसको बचपन से दूर रखा है। ये एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। हम बच्चों को, हम लोगों को उनकी ज़िंदगी जीने ही नहीं देते हैं, हम उनको पहले ही रोक देते हैं। आप उनको गिरने तो दो, उनको ठोकर तो खाने दो, तभी तो वो सीखेंगे। आप अपने एक्सपीरियंसेस उन्हें बता सकते हो, बट यू कांट आप उनको रोक नहीं सकते अपने ज़िंदगी के एक्सपीरियंस लेने से। एंड इट इज़ नॉट ओनली अबाउट अ चिल्ड्रन, अबाउट अ चाइल्ड, इट इज़ ऑल्सो अबाउट रिलेशनशिप्स। अगर हम अपनी मम्मियों से ये सीखते आए हैं कि आप एक बार शांत हो जाओ, हमने मम्मी को यही देखा है कि जब पापा बात करते हैं तो मम्मियाँ शांत रहती हैं, जब मम्मी बात करती है तो पापा सुनते हैं। वो दोनों कम्युनिकेट करते हैं अपने अपने ओपिनियंस के बारे में, अपने अपने नज़रियों के बारे में। हम वही देखते आए हैं कि एक टाइम पे एक बात करेगा, दूसरे टाइम पे दूसरा बात करेगा, दोनों एक म्यूचुअल डिसीजन पे आएंगे। बट अगर हम अपने घर में एक बहस देख रहे हैं कि ना पापा बोल पा रहे हैं ना मम्मी बोल पा रही है, कोई बात मतलब एक कंक्लूजन ही नहीं आ रहा है उस डिस्कशन का, तो हम भी तो आगे जाके वही करेंगे ना, हम भी तो बहस में ही पड़ेंगे। हम कम्युनिकेशन पे जाएंगे ही नहीं। आप एक चीज़ और नोटिस करो कि आज की डेट में ना, जैसे अभी आप बात कर रहे थे वुमेन्स के लॉज के बारे में जी, आज की, मैं ऑफ कोर्स जो हमारा देश का कानून है मैं उन पे पॉइंट आउट तो नहीं करूँगा, बट समटाइम्स क्योंकि हम कोई होते भी नहीं है पॉइंट आउट करने वाले, बट अच्छा क्या है गलत क्या है वो डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन कैसी आ रही है, उस समय पे ही आपको पता लगता है भाई ये चीज़ अच्छी थी मेरे लिए, ये चीज़ बेकार। बट कहीं ना कहीं ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आप वुमेन्स ने जो कंप्लेंट करी है, ठीक है, मर्दों के ऊपर, ठीक है, उसका रेट बहुत हाई है, मेंस का उतना नहीं है। इट इज़ अ एग्जांपल ऑफ लाइक जैसे डिवोर्स केस आप फाइल कर रहे हो तो वुमेन्स की तरफ से बहुत जल्दी इनिशिएटिव हुआ है, मेंस की तरफ से नहीं हुआ है, और कहीं ना कहीं इस वजह से रिश्तों में दरार आ रही है। तो मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहता हूँ और समझाना भी चाहता हूँ कि लॉज को लेके आप, बिकॉज वुमेन्स ने जो बोल दिया सो वो किस हद तक ठीक है बिना जांच पड़ताल किए हुए। we will not talk about the law, we will talk about the case study. Right. ठीक है, अगर हम लड़कियों के बारे में बात करें या लड़कों के बारे में बात करें, हम एक रिश्ते के बारे में बात करें, तो रिश्तों में दूरियां तब पैदा होती हैं जब इंसान समझने से मना कर देता है, दूसरों की हालात, दूसरों के मन की बात समझने से मना कर देता है। देन हम इसको क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट। कि मैं एडजस्टमेंट नहीं करूँगी, मैं एडजस्टमेंट नहीं करूँगा, तुम मुझे लेट आने से मना नहीं कर सकती हो,
तुम मुझे अपने दोस्तों से, अपने माँ बाप से बात करने के लिए मना नहीं कर सकते हो। ये 2 केस स्टडीज़ हैं कि आदमी किसी चीज़ से को लेके इनकार करता है और औरत किसी चीज़ को लेके इनकार करती है। हम जब लॉज के बारे में बात करते हैं, अभी एक रीसेंट लॉ पास हुआ है जिसमें कि कोर्ट ने ये स्टेट किया है कि अगर आदमी है एंड उसकी जो पार्टनर है, वाइफ है, वो ये क्लेम करती है कि मैं आपके माँ बाप के साथ नहीं रह सकती हूँ, उस ग्राउंड पे वो डिवोर्स फाइल कर सकती है। इट इज़ अ लॉ। बट अगर लॉजिकली देखा जाए तो माँ बाप कहाँ जाएंगे यार? एग्जैक्टली कि अगर औरत को माँ बाप के साथ नहीं रहना है, देन वो क्या सिर्फ तुम्हारे मन की इच्छा की वजह से अपने माँ बाप को छोड़ दे? ये लड़कों के साथ इतना ज़्यादा, जो कहते हैं ना कि एक वो इंसान इतना टूट जाता है उस पॉइंट पे जब एक लड़की आके ये बोलती है कि मुझे तुम्हारे माँ बाप के साथ नहीं रहना, मुझे तुम्हारी मम्मी की बातें नहीं पसंद, मुझे तुम्हारे पापा नहीं पसंद, मुझे तुम्हारे घर में XYZ चीज़ें नहीं पसंद, मैं नहीं रह सकती। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुमको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। जो मैंने कही थी आपसे कि एक बदलाव होता है, बदलाव 2 तरीके के होते हैं, और ये जो बदलाव है ना, जिसमें आपके माँ बाप को आपसे अलग किया जाता है, जिसमें आपकी पूरी ज़िंदगी को आपसे अलग किया जाता है, वो आपके वजूद के साथ समझौता होता है। लेकिन अगर हम लड़कियों के लॉस के बारे में बात करें, अगर लड़की किसी के ऊपर केस फाइल करती है, वो डाउरी का करेगी सबसे पहले कि मेरे से तो दहेज मांगा है। मैं अपने ऊपर वो डोमेस्टिक वायलेंस का करेगी कि मेरे साथ मार पिटाई करी है, ठीक है। देन फिर आता है कि मैरिटल रेप, कि मेरे साथ शादीशुदा होने के बावजूद अननेचुरल एक्टिविटी की गई है। आई एम सेइंग द पॉइंट, होते हैं केसेस, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसे क्राइम्स बिल्कुल नहीं होते हैं। आई एम नॉट डिफेंडिंग द पर्सन हु वाज एक्चुअली इन्वॉल्व इन द क्राइम्स। आई एम सेइंग कि अगर कोई लड़की ऐसे फेक एलिगेशंस लगा रही है, तो डाउरी के केस में 8 साल गुजर गए हैं, 10 साल गुजर गए हैं शादी के, और आप 10 साल बाद आके अपनी छोटी सी एक अनबन के ऊपर आप आके क्लेम करते हो कि मेरे से दहेज मांगा गया है। अब 10 साल से कहाँ थी मैडम? ठीक है, आप अगर डोमेस्टिक वायलेंस का क्लेम कर रहे हो, क्या डोमेस्टिक वायलेंस का आप अगर क्लेम करने के लिए जा रहे हो, आपने तुरंत मेडिकल कराया? नहीं कराया। आप एक आउट ऑफ नोवेयर जाके आप पूरे खानदान का नाम लिखवाते हो कि हस्बैंड भी इन्वॉल्व है, फादर मदर भी इन्वॉल्व हैं, चाचा चाची भी इन्वॉल्व है, ताऊ ताई भी इन्वॉल्व है, बुआ मौसी फूफा फाफी सब इन्वॉल्व हैं। सब ने उस लड़की के ऊपर अत्याचार किया है, एंड लड़की जो है वो इतनी बेचारी है कि वो अगले दिन जाके कोर्ट में जाके सबके ऊपर एलिगेशंस तो लगा रही है, लेकिन वो ये नहीं कह रही है कि उसमें उसकी गलती कहाँ थी। बिकॉज मैं ये मान सकती हूँ, चलो आदमियों ने हाथ उठाया, बाप ने हाथ उठाया, माँ भी हाथ उठा देगी क्या? चलो सास बुरी होती है, हमने सीरियल्स में देखा है, क्या पूरा खानदान ही उसको मारने के लिए आ जाएगा? हाउ इज इट पॉसिबल? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कहीं कोई एक पर्सन तो ऐसा होगा जिसने तुम्हारा सपोर्ट किया होगा। एंड देन मैरिटल रेप के बारे में बात आती है। अभी एक स्टेटमेंट कल ही पास हुई थी जिसमें एक आई डोंट नो MP और MLA ही स्टेटेड कि इट इज़ अ मैरिज, इट इज़ अ लाइफ टाइम कंसेंट ऑफ लाइक गेटिंग फिजिकल विद समवन। तो मैरिटल रेप का सवाल नहीं आता है। मैरिटल रेप का सवाल आता है, मैरिटल रेप होता है, बट वो उस केस में होता है ना कि यार आपकी बिल्कुल नई नई शादी हुई है, ठीक है, आपके साथ मतलब ऑन द बिगिनिंग ऑफ मैरिज आपके साथ अननेचुरल चीज़ें हो रही हैं, यू आर नॉट हैविंग कंसेंट। आप शादी के 5 साल बाद, 10 साल बाद, इतने टाइम से करते करते आप एकदम से बोल देते हो कि नाउ अब आई एम नॉट टेकिंग इट, इट्स अ मैरिटल रेप। और ऐसे हमारे कानून भी है, ऐसे हमारे कानून भी है कि अगर लड़की ने बोल दिया है तो वो सच होगा। मैंने एक केस स्टडी पढ़ी थी जिसमें कि एक लड़की ने फेक एलिगेशंस लगाए थे एक आदमी के ऊपर, दहेज का और मारपिटाई का केस लगाया था। वो आदमी 8 साल जेल में रहा था फॉर दैट वर्डिक्ट। 8 साल बाद वो ये प्रूफ हुआ कि वो जो था वो फेक एलिगेशन था, एंड उस लड़की के ऊपर कोई सज़ा नहीं हुई, आदमी को बाइज्जत बरी कर दिया गया। बट कैन यू रिटर्न दैट 8 years? वो उसके लिए तो मतलब वो उसके लिए क्या इमेज होगी वुमेन की उसकी नज़रों में यार? क्या ही होगा? उस बंदे की ज़िंदगी से 8 साल चले गए। एंड आई एम नॉट सेइंग कि चलो उस बंदे ने तो सज़ा भुगती। जो बंदे कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हैं ना, जिनकी ज़िंदगी कोर्ट के चक्कर काटते काटते निकलती है अपने आप को बेकसूर बताते हुए, उनसे पूछो कि उनको कितना मेंटल ट्रॉमा झेलना पड़ता होगा।
उसके पेरेंट्स को कितना मेंटल ट्रॉमा झेलना पड़ता होगा कि घर से निकलते ही सारी आंखें उनसे एक सवाल पूछती है कि आपके घर में क्या चल रहा है, आपके घर में क्या हो गया। एंड उस बंदे के पास, उस पेरेंट के पास कोई जवाब नहीं होता बताने के लिए कि हमारे साथ गलत हुआ, बिकॉज हमारी सोसाइटी ने तो बोला हुआ है कि औरतों के ऊपर अत्याचार होता है, आदमी अत्याचारी है। पता है मैं ये टॉपिक क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, इसके पीछे ना एग्जाम्पल नहीं दूंगा, रियल बताता हूँ। नाम नहीं ले सकता क्योंकि डेली मिलना है। हाँ। एक क्लाइंट बोल दूँ या दीदी बोल दूँ या बहन बोल दूँ या ऐसा ही कुछ मान लो। हस्बैंड है, वाइफ और बच्चा है, डिवोर्स हो गया, हस्बैंड ने अपना कहीं और चला गया, जो डिवोर्सी वाइफ थी वो भी अपना जो भी जॉब वॉब कर रही हैं, अपना पेट पाल रही हैं, अपनी लाइफ को कैरी फॉरवर्ड कर रही हैं। yes. मैं उस बच्चे को ना मैं डेली देखता हूँ और लिटरली मेरी आंखों में ना आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो अपनी मदर के मम्मी के घर पे रह रहा है, नाना नानी के पास। ठीक है। और मैं पता नहीं मेरे पर ना, मतलब मैं हूँ ऐसा यार इमोशनल बंदा मैं, कि मेरे पर ना बच्चों का दर्द नहीं बर्दाश्त होता भाई। और ये जो मैं आपसे चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, मैं ये नहीं डिस्कस कर रहा कि डिवोर्स मत लो, ये मत लो, जो लेना लो, आपकी अपनी लाइफ है, लो भाई, मैं कोई नहीं होता। बट यार एक बार ना उस बच्चे के लिए सोच लो, जो या तो तुमने, सिंपल सी बात है, तुमने शादी करी, तुम्हारे बच्चे नहीं है, तो जहाँ जाना जाओ, जिस भी जहन्नुम में गिरना जाओ गिरो, पर यार उस मासूम की क्या गलती है भाई, जिसको तुम दोनों ने जन्मा है। बिल्कुल। अरे मत बात करो एक दूसरे से, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम उस बच्चे के लिए तो रह लो। आपको पता है अभी किन्हीं सर से मिला था मैं, ही इज़ अ वेरी सीनियर गाय। कहते हैं परम तुझे पता है अगर 100 केस रजिस्टर्ड हो रहे हैं ना, ठीक है, तो कहता है 2 या 3% जेन्युइन केसेस है। yes. बाकी कहता 98% कहता फेक एलिगेशन है। और उस 98% में से मैक्सिमम जितने भी केसेस हैं वो वुमेन्स की तरफ से हैं। और कहता है कुछ केसेस में तो ऐसे बच्चे होते हैं ना, कहता है यार मैं फीस भी नहीं लेता उनसे, वो फ्री एडवाइजरी देता है इनको, फ्री केस लड़ता है, जस्ट बिकॉज ऑफ, कहता उसकी लाइफ में भी कुछ हुआ था, ठीक है, कहता सिर्फ एक बच्चे की वजह से मैंने अपनी कंसल्टेंसी छोड़ दी डिवोर्स केसेस के लिए। कहता यार अब वही वाली बात है, हर एक बंदा ऐसा नहीं सोच सकता, तो ये पॉडकास्ट इसलिए बनाया जाता है कि यार इनको देखो और जो भी आपके आसपास के लोगों उनको शेयर करो, ठीक है, इसलिए नहीं कि भैया मेरे को व्यूज आएंगे, वो एक सेकेंडरी ऑप्शन है यार। भाई जो बच्चे हैं ना यार, मेरे को ना बच्चों से मतलब होता है यार कि देखता हूँ ना उसे, मेरा बड़ी आत्मा खिलस्ती है भाई साहब सुबह सुबह। उस मासूम की क्या गलती यार, तुम्हारे सेपरेशन में वो बच्चा भुगतता है कसम से। और वो कहते हैं ना कि खाना खिलाने के लिए माँ का हाथ चाहिए होता है, कंधे पे बैठाने के लिए बाप चाहिए होते हैं, बाप के कंधे चाहिए होते हैं। अगर एक चला जाएगा तो उस बच्चे का कहाँ क्या होगा। कसम से मुझे लगता है सिर्फ इस दुनिया ना बोलती है लव, प्यार, रिलेशन, अरे सब बकवास है भाई, सब बकवास। तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है पहले वो देख लो ना। yes. आज लोगों ने जस्ट बिकॉज ऑफ कि भैया मनी को इतना ओवर हाइप कर दिया है कि भैया आज की डेट में क्या इंपॉर्टेंट है भाई, पैसा जरूरी है। भाई पैसा जरूरी है, लेकिन भाई पैसे से ज्यादा जरूरी तो तेरी फैमिली है। yes. तुमने पैसा कमा लिया, फैमिली तुम्हारे पास है नहीं, क्या जरूरत का कर लोगे भाई। जॉन एलिया साहब का एक शेर है कि सोचूं तो सारी उम्र मोहब्बत में कट गई, देखूं तो एक शख्स भी मेरा नहीं हुआ। अगर हम अपनी ज़िंदगी का पूरा सार निकाल के लेके आए तो हम अभी किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। करियर बनाना है, ये पाना है, पैसा कमाना है, घर बनाना है, प्रॉपर्टी कमानी है, हम इन चीज़ों के पीछे भागे हुए हैं। हम ये नहीं सोचते कि पीछे बैठ के घर में कोई हमारा इंतज़ार कर रहा है, हम उनके साथ सुकून से एक कप चाय भी पीने के लिए राइट। हमारे मम्मी पापा बैठे रह जाते हैं पूरा दिन पूरी रात इंतज़ार करते करते कि बच्चा आएगा, घर पे आएगा, बैठेगा, बात करेगा, खाना खाएगा, और हम बोलते नहीं हम बहुत बिजी हैं। हमारी पूरी ज़िंदगी भागते दौड़ते निकल रही है और जो हमारे अपने हैं ना, हम उसको वक्त देना मुनासिब ही नहीं समझते हैं। और आपने बात की जब डिवोर्स होता है ना, डिवोर्स में जब बच्चा अलग होता है, बच्चे की कस्टडी का एक चैप्टर आता है कि बच्चा किसके पास रहेगा। बाप के लिए भी बच्चा उतना प्यारा, माँ के लिए बच्चा उतना प्यारा, वो ना बच्चा खींचता है, ठीक है। और डिवोर्स के टाइम पे मेरे को जो सबसे ज़्यादा चीज़ हर्ट होती है ना, वो होती है एलिमनी वाला पार्ट। कि लड़की वाले
मांग करते हैं कि हमारा शादी में इतना खर्चा लगा था, 50 लाख, 60 लाख, 25 लाख, 10 लाख, जितना भी लगा था XYZ अमाउंट, हमारा इतना खर्चा लगा था, अभी डिवोर्स हो रहा है तो हमको वो जो खर्चा है वो वापस चाहिए। ठीक है भाई, खर्चा तो आदमी का भी लगा था, हाँ, उसने लड़कों भी तो वालों का खाना भी खिलाया था ना। खाना तुम्हारी बेटी को भी खिलाया है, तुम्हारी बेटी का अगर कोई बच्चा हुआ है तो उसको भी खिलाया है। कितने मतलब डेली एक्सपेंसेस अगर हम गिनने लग जाएं तो चिप्स कुरकुरे से लेके हम लोग कितना खर्चा कर देते हैं। यहाँ लगाओ ना फेमिनिज्म। यहाँ लगाओ ना फेमिनिज्म कि तुमको एलिमिनेट चाहिए, तुमको मेंटेनेंस चार्ज चाहिए। एक तरफ तुम लड़ाई करती हो कि हमें इंडिपेंडेंट होना है, हमको इक्वालिटी के राइट्स चाहिए, हमको एम्पावर होना है। तुम्हारी इक्वालिटी वहाँ कहाँ जाती है जब तुम लड़के वालों से एलिमनी डिमांड करते हो, मेंटेनेंस चार्जेस डिमांड करते हो कि हमें तो प्रॉपर्टी में इतना हिस्सा चाहिए। क्यों? बच्चा पालना और खुद को पालना है। अरे खुद को पालने के लिए खुद काबिल बन जाओ ना, जॉब करो, पढ़ी लिखी हो ना। अरे पढ़ी लिखी नहीं भी हो तो भी तुम्हारे लिए नौकरी है, सिलाई कढ़ाई की जॉब है, मजदूरी की जॉब है। बी एनी वन यू वॉन्ट, बी एनी थिंग यू कैन डू। बट उस लड़के के मतलब लड़के वालों के पास पैसा अगर नहीं भी होगा ना, एक लॉ है कि बच्चे का अपने बाप की प्रॉपर्टी पे कोई हक नहीं होता, ठीक है, लेकिन बच्चे का अपने दादा लाई की प्रॉपर्टी पे हक होता है। ठीक है, दादा ने मेहनत कर करके जोड़ लिया, ठीक है। अभी एक आउट ऑफ नोवेयर एक लड़की आके डिवोर्स क्लेम कर रही है और क्लेम कर रही है कि जो तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी है उस पर मैं हक ले लूँगी अपने बच्चे के ऊपर। हाँ, जो भी सेपरेशन के टाइम पे जाएंगे। सेपरेशन के टाइम पे। तो मेरा वही पॉइंट है कि वाई तुमको अपनी ज़िंदगी में ज़िंदगी जीने के लिए दूसरों का पैसा क्यों चाहिए? मैं औरतों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं आज भी कहती हूँ, मैं भी एक औरत हूँ, ठीक है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि मैं मेंटालिटी के ख़िलाफ़ हूँ, मैं उनकी सोच के ख़िलाफ़ हूँ कि तुम दूसरे इंसान के ऊपर निर्भर हो, लेकिन अगर तुम्हें कोई ये बात कह दे कि तुम निर्भर हो तो तुम सब एक तरफ होके फेमिनिज्म का झंडा लहरा देती हो। देखो, मैं ना एक फैक्ट बोलूँगा और जो भी सुन रहे हैं देख रहे हैं कहीं ना कहीं वो इस चीज़ से एग्री भी करेंगे। औरत बहुत त्याग करती है। यस, ठीक है, बहुत त्याग करती है। हाँ, बच्चे को पालना पोसना बड़ा करना बाप के बस की नहीं है। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बाप बाहर के ही काम संभाल सकता है, लेकिन आज की डेट में ना उन चीज़ों की कदर नहीं कर रहे यार लोग बाग। देखिए वही बात है ना कि इमोशनल क्वेश्चन भगवान ने, सेंसिबल भगवान ने औरतों को बनाया है। जितना लड़कियां इमोशनल होती है ना छोटी छोटी चीज़ों को लेके, आदमी नहीं होता। आदमी बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है। अगर उससे तुम ये बोलोगे ना कि मुझे भूख लगी है तो वो तुम्हारे लिए खाना ला के देगा। वो तुम्हारी क्रेविंग्स पे नहीं जाएगा कि तुम्हें खट्टा खाने का मन है या मीठा खाने का मन है। आदमी बहुत प्रैक्टिकल है, औरत बहुत सेंसिबल है। हमारी माँओं ने त्याग किया है। उन्होंने रातों को जाग जाग कर, अगर हमें बुखार चढ़ा है तो उन्होंने ही हमारे माथे पे पट्टियाँ लगाई हैं। उन्होंने ही हमारे लिए सुबह जाग कर टिफ़िन पैक किया है, हमको स्कूल भेजा है। हमारे स्कूल से आने के बाद हमें उन्होंने ही पढ़ना सिखाया है, उन्होंने बोलना सिखाया है, चलना सिखाया है। औरतों का, माँओं का पूरा जैसे कहते हैं ना, पूरा पूरा योगदान होता है अपनी ज़िंदगी का, एक बच्चे को, एक ज़िंदगी को बनाने में और बढ़ाने में। माँ का सबसे ज़्यादा योगदान माँ का होता सबसे ज़्यादा, क्योंकि हाँ। वही बच्चे के साथ सबसे ज़्यादा रहती है ना। करेक्ट। बाप बच्चे के साथ 9 महीने कम रहता है। बच्चे को माँ रखती है 9 महीने। उसको पता होता है कि कब उसने लात मारा, कब उसको भूख लगी है, ठीक है, कब बच्चे की एक छोटी छोटी मूवमेंट माँ को पता होती है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैं सारी औरतों को बुरा नहीं कह रही हूँ, क्योंकि उन सारी औरतों में मेरी माँ भी आएगी, मैं भी आऊँगी और मेरी आगे आने वाली जनरेशन भी आएगी। मैं सिर्फ उस 50% कम्युनिटी के ख़िलाफ़ हूँ जिसकी सोच ये है कि अगर हम कर रहे हैं ना, अगर हम त्याग कर रहे हैं, त्याग वो होता है जो जताया ना जाए, दान वो होता है जो दिखाया ना जाए। अगर तुम त्याग करके जता रहे हो कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कर दिया है, तो तुम किस बात का त्याग कर रहे हो? गिनवाओ मत, क्योंकि तुम्हारे घर में ही तो चीज़ें आ रही है ना यार। तुम अपने घर के लिए कर रही हो, तुम अपने बच्चे के लिए कर रही हो, तुम अपने पति के लिए कर रही हो। एक औरत जब शादी करके एक ज़िंदगी में आती है, घर में आती है,
वो अपने पति के बिहाफ पे आती है। पति की माँ, पति का बाप, पति की बहन, पति का भाई, वो उन सारे रिलेशंस का ख्याल सिर्फ इसलिए रखती है क्योंकि उसका पति है, वो उस पति के रिलेशन है। वहाँ उस पति की जिम्मेदारी बनती है कि अगर मेरी बीवी जो है वो इन सब का ख्याल रख रही है तो मैं उसको भी रानी की तरह ट्रीट करूँ, मैं उसको भी वैसे ही ट्रीट करूँ, मैं भी उसका ख्याल रखूँ। वो आदमी की जिम्मेदारी है। मैं बिल्कुल नहीं कहती कि आदमी बिल्कुल ऐसे खुले हो जाओ। आदमी अपनी जिम्मेदारी उठाएगा, औरत अपनी जिम्मेदारी। पहले क्या होता था यार, आदमी कमाने जाता था, औरत घर संभालती थी, घर बिगाड़ती नहीं थी। सुन रहे हो? पर पता है, मैं एक चीज़ बोलूँगा अगेन, फिर पेरेंटिंग वाली बातें घूम के फिर के वापस आ जाती है। आप देखो आजकल जो सो कॉल्ड पापा की परियां बनी घूमती हैं, कहते हैं नहीं नहीं मेरे पापा तो मुझे ऐसे रखते थे। हाँ? ठीक है, कोई भी ना आज की डेट में चेंज करने को वो नहीं है कि ओके ठीक है ये सिचुएशन है, मेरे को ऐसे इस तरीके से ढलना है। आई थिंक ये मेजर प्रॉब्लम है जब रिश्ते स्विच होते हैं। जब एक लड़की की शादी होती है, वो अपने पापा के घर से अपने पति के घर में जाती है, तो आप समझ रहे हो बहुत सारी सिचुएशन चेंज हो जाती है। उसको सिर्फ ये, उन लड़कियों को ये दिखता है। अब यहाँ पे कुछ लोग बाग बोलेंगे भाई तू क्यों बोल रहा, यार मैं ना अच्छे के लिए बोल रहा हूँ कि चीज़ें खराब ना हो। मुझे कोई बुरा बोलना, मैं कौन हूँ किसी के लिए बुरा बोल रहा हूँ? मैं क्यों बोल लूँगा बुरा? यार मेरा बढ़िया चल रहा, मज़े आ रहे। तो उस सिचुएशन पे होता क्या है कि अगर वो उस सिचुएशन पे ढल जाए, अब जब लड़की घर में आती है ना, तो ऐसा नहीं कि लड़के के घर में चेंजेस नहीं होते, लड़के के घर में बहुत चेंजेस होते हैं। भाई साहब चक्की के दो बाट होते हैं ना, एक ऊपर एक नहीं चल रहा, तो जो घुन है ना, आदि भाई सुन रहे हो, ठीक है? तो ना लड़का ना ऐसे पिस जाता है बीच में। तो ये सिर्फ ये नहीं है कि लड़की अपने बाप का घर छोड़ के आ गई तो भैया अरे मैंने तो इतना बड़ा त्याग कर दिया। लोंडे ने भी त्याग करा, वो बटों के नीचे आ गया भाई साहब, वो 24 घंटे पिस रहा, घर वालों में भी और उस वाइफ के बीच में भी। बिल्कुल। तो चेंज को लेके क्या बोलोगे आप? देखो मैं आज वैसे ज्यादा बोल रहा हूँ, सॉरी। नहीं बिल्कुल नहीं। मैं ज्यादा, आदि भाई कर देना, तू ज्यादा बोल रहा है भाई। पापा की जो परियां है ना, चाहे पापा की परियां हो या फिर बाप का परा हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो पापा की प्रिंसेस है तो उसको पापा ने एक सवाल ज़रूर पूछा होगा कि डू यू वांट टू मैरी दैट पर्सन और नॉट, क्या आप उससे शादी करना चाहती हो या नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट द पापा की परी ओनली, क्योंकि बिना तो मर्जी से पापा भी नहीं डिसीजन ले सकते हैं परियों के। अगर उस लड़की ने हाँ करी है तो यू चूज टू बी दैट, लाइक यू चूज टू बी इन दैट प्लेस ना। आपने चुना कि आपको उस आदमी के साथ रहना है। देन आपको उस आदमी के हालात, उस आदमी का घर, उस आदमी के रिश्ते सबको अपनाना पड़ेगा। औरतों के लिए बहुत ज़्यादा बदलाव होता है, कल्चर का, खाने पीने का, डेली रूटीन का। वो एक नए घर में आती है, उनके खाने पहनने का तरीका अलग है, उनका जीने का तरीका अलग है, उनके सोचने का तरीका अलग है। आप एक अलग एनवायरनमेंट में ग्रो हुई हो, आपको वो चीज़ें अडाप्ट करनी होंगी। और जब हम चीज़ों को मतलब बदलाव करते हैं ना, तो हम ये करते हैं कि तुम्हारी अच्छी चीज़ें मैं लूँगी, मेरी अच्छी चीज़ें तुम लो। अगर तुम्हारे कल्चर में कुछ अच्छी चीज़ें होती होंगी तुम उनको सिखाओ, है ना। अगर तुम उनके कल्चर में कोई अच्छी चीज़ है, उनके रूटीन में, उनके लाइफ को लेके कोई अच्छी चीज़ है, तो तुम उसको ग्रैब करो। इट इज़ लाइक आपको दोनों तरफ से देना पड़ेगा। इट इज़ अ 2-वे लाइन। रिलेशनशिप कभी भी 1 वे नहीं होता कि आप देते जाओ या फिर लेते जाओ। रिलेशनशिप इज़ गिव एंड टेक, कि आपको भी देना पड़ेगा, आपको भी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, आपको भी समझना पड़ेगा, आपको भी बातें रखनी पड़ेंगी, आपको भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, और दूसरा वाला आदमी भी करेगा। ये 2-वे लाइन है, ये दोनों तरफ से होता है। अगर औरत आके या फिर आदमी आके, कोई भी एक पर्सन आके ये बोलता है कि मेरे को एडजस्टमेंट नहीं करनी है, देन अपना पॉइंट रखो कि क्यों नहीं करनी है, प्रॉब्लम कहाँ है। क्योंकि जब प्रॉब्लम बताई जाती है तो ही तो सोल्यूशन आएगा ना। आप सिर्फ प्रॉब्लम बताओगे, आप सोल्यूशन पे जाना ही नहीं चाहोगे, तो फिर आप घर ही जाओगे ना। आपको अगर रिश्तों को संभालना है, वो कहते हैं ना कि जिसको घर बनाना होता है, जिसको घर बसाना होता है, वो 100 बार झुकता है, वो बार बार झुकता है, वो चुप्पी भी अपनाएगा, वो चुप रहना भी सीखेगा। लेकिन जिसको घर नहीं बनाना, जिसको घर नहीं बसाना ना, वो बार बार टक्कर काटेगा। ये सारी जो लड़ाई है, ये अहम की लड़ाई है, ये वहम की लड़ाई है।
रिश्तों में जो दूरियां आती है ना, ये मैं की वजह से आती है कि मैं तो ये हूँ, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। जिस रिश्ते में मैं आ गया ना, वहाँ हम की कोई गुंजाइश नहीं रहती, वहाँ हम बचता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एक तरफ दूसरा मैं खड़ा होगा और इस तरफ मैं, और फिर तो आपस में टक्कर ही फिर तो मारेंगे। मैं और तू ही होगी। तू मैं ही होगी, वहाँ हम तो कुछ बचेगा ही नहीं ना। आप देखो कि डू यू बिलीव लाइक कि कुंडली वुंडली मिला के शादी करनी चाहिए, ऐसा कुछ होता है? आप मतलब आप बिलीव करते हो? आपकी शादी कैसे हुई है? कुंडली मैच वैच मिलाए थे कैसे, या ऐसी पसंद आ गई कर ली? हमारे पसंद आई हो कर ली। ओके। देखिए, मैं भगवान में मानती हूँ, मैं आडंबर में नहीं मानती। बहुत छोटा सा फ़र्क होता है आस्था में और अंधविश्वास में। भगवान में मानना ये है कि मेरा जो कनेक्शन है ना, वो डायरेक्ट भगवान के साथ है। मेरे को कोई भी अर्जी लगानी है, मुझे कोई भी शिकायत करनी है, मुझे किसी भी चीज़ की मांग करनी है, मैं डायरेक्ट भगवान से करूँगी। मैं वाया किसी के थ्रू नहीं जाऊँगी। वाया का मतलब है पंडित और जो और लोग आते हैं बीच में, जो फिर बाजार चलाते हैं कि ऐसा करने से भगवान मिल जाएंगे, वैसा करने से भगवान मिल जाएंगे, ऐसा करने से भगवान रुष्ट हो जाते हैं, ऐसा करने से भगवान खुश हो जाते हैं। अरे वो मेरा भगवान है, मैं देख लूँगी। मेरे कहने से या तुम्हारे कहने से मेरा भगवान थोड़ी नाराज़ होगा, वो तो मेरा भगवान है ना। राइट। जब बात कुंडलियों की बात आती है, तो पंडितों ने कुंडली मिला ली। पंडित लिख के गारंटी दे देगा कि कुंडली मिलाने के बाद भी डिवोर्स नहीं होगा? बतेरे हुए हैं सबके हुए हैं, ठीक है। लव मैरिज में भी डिवोर्स होते हैं, अरेंज मैरिज में भी डिवोर्स होते हैं। कुंडली मिलाने से फ़र्क नहीं पड़ता है। आई बिलीव इन न्यूमरोलॉजी, आई बिलीव इन प्लैनेट्स, आई बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, बट आई डोंट बिलीव इन मिसकंसेप्शंस। कि मैं मांगलिक हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे जो हस्बैंड है वो नॉन मांगलिक हैं। अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी मांगलिक और नॉन मांगलिक को शादी नहीं करनी चाहिए, हेल्थ इश्यूज आते हैं। लेकिन अब मेरे पास अगर एक पॉइंट है चुनने का कि मैं अपने प्यार को चुनूं या मैं पंडित की बात को सुनूंगी, तो ऑब्वियसली मैं प्यार को चुनूंगी। ठीक है, ये हम दोनों का फिर एक म्यूचुअल डिसीजन होगा कि हम दोनों को साथ रहना है या नहीं रहना, उस इंसान के बारे में बात करने, उस इंसान के बात पे विश्वास करने के लिए जिसको खुद का फ्यूचर नहीं पता। राइट। ठीक है, इफ़ पंडित कैन प्रेडिक्ट फ्यूचर, देन वो खुद क्यों यहाँ बैठा है? उसको भी तो करोड़पति हो जाना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, आई एम टॉकिंग अबाउट जो कि बिजनेस चला रहे हैं, टू बी वेरी क्लियर, वरना फिर एक और कम्युनिटी आ जाएगी मेरे ऊपर चढ़ने के लिए। फिर तीसरा पॉडकास्ट बनना पड़ेगा। अच्छा जी, आप एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव क्यों नहीं करते हो? ऐसे ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे तो मैं ये कहती हूँ कि अगर कोई इंसान आपका भविष्य देख सकता है, आपका भविष्य बता सकता है, तो उसने अपना भविष्य देख के क्यों नहीं बदलाव किया? अगर आपको इंसान के बीच में और पंडितों की बातों के बीच में किसी को चुनना है, तो आप अपने इंसान को, अपने प्यार को चुनो। ठीक है, अपनी ज़िंदगी को लेके बदलाव करने, अपने रूटीन को लेके बदलाव करने, अपने पूजा पाठ को लेके बदलाव करें, शौक से करो। बट किसी के कहने पे किसी इंसान को छोड़ देना और किसी के कहने पे किसी इंसान को अपना लेना, ये बहुत ही ज़्यादा फिजूल बात है, बेकार बात है, और मैं इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कहती हूँ। मेरा जो विश्वास है वो आस्था में है, आडंबर में नहीं है। आप भी एक सोशल इन्फ्लुएंसर हो, ठीक है? सो कॉल्ड। हाँ सो कॉल्ड। हाँ, सो कॉल्ड, ओके। आप देख रहे हो कि जैसे जैसे 15-15 20-20 सेकंड में रील्स ऐसे स्क्रॉल डाउन हो रही है ना, वैसे वैसे ना बंदे सोच रहे बंदे भी इसको भी ऐसे स्क्रॉल डाउन करें। Yes. अगर मैं पूछूं आपसे कि आज की डेट में सोशल मीडिया क्या मैसेज छोड़ रहा है या क्या इम्प्रेशन डाल रहा है आज के यूथ के ऊपर, और उन चीज़ों को कैसे समझना चाहिए? बिकॉज जो 16, 17, 18 साल के होंगे वो आपको ज़रूर पसंद करते होंगे, तो वो सुन रहे होंगे, तो उनके लिए कुछ बताओ। यार, कहते हैं ना, किसी चीज़ को पसंद करना अच्छी बात है, लेकिन अगर उसको आप अपने ऊपर हावी होने दे रहे हो तो वो गलत हो जाता है। और सोशल मीडिया की एक बात है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि खुश रहना बहुत आसान है, खुश दिखना बहुत मुश्किल है। सोशल मीडिया पे आपको अपने आप को खुश दिखाना है, और आप खुश कैसे दिखाओगे? महंगे कपड़े, महंगी गाड़ियाँ, महंगे स्पॉट्स, आप अलग अलग जगह पे जा रहे हैं, आप खर्चा कर रहे हैं, कैफ़ेज़ में बैठ रहे हैं, आप अपना एक लाइफस्टाइल दिखा रहे हो विच इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, विच इज़ क्वाइट आउट ऑफ द रेंज ऑफ नॉर्मल पीपल। जो आम लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है, वो आपकी ज़िंदगी को देख के फैंटेसाइज़ करते हैं।
देन वो अपनी ज़िंदगी में ना एक दौड़ में लगने लग जाते हैं कि हमें वैसा पाना है. एम्बिशंस होना, ड्रीम्स होना, गोल्स होना इज़ अ डिफरेंट थिंग. बट ओवर हाइप चीज़ों के पीछे भागना इज़ अ डिफरेंट थिंग. सोशल मीडिया का देखो, हर चीज़ का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है. हम अपनी बात बहुत आसानी से रख सकते हैं सोशल मीडिया पे. मैं भी अपनी बात रख रही हूँ तो सोशल मीडिया पे रख रही हूँ, बट आप उसको कितना तवज्जो दे रहे हैं वो मायने रखता है. मेरा स्क्रीन टाइम आज भी चेक करोगे तो इट इज़ हार्डली 1 आवर इन अ होल डे. बिकॉज मेरा काम क्या है, मैंने पोस्ट कर दिया, मैंने डाल दिया, ख़त्म. इट इज़ नॉट माई थिंग कि मैं 2-2 घंटे 3-3 घंटे बस वो 60 सेकेंड कंटेंट 30 सेकेंड कंटेंट स्क्रॉल करे जा रही हूँ. बिकॉज आपकी ज़िंदगी में अगर वो स्क्रोलिंग ही चल रही है तो आपकी पूरी ज़िंदगी ही स्क्रॉल बन जाएगी. बिकॉज लेफ़्ट स्वाइप और राइट स्वाइप इज़ नॉट लाइफ. अगर हम देखें तो आपकी ज़िंदगी क्या है, आपने कोई रील देख ली, आपने 1 घंटा 2 घंटा सोशल मीडिया पे बिता दिया, इंस्टाग्राम फेसबुक. इधर इंस्टाग्राम बंद करोगे फेसबुक खोलोगे, फेसबुक बंद करोगे यूट्यूब खोलोगे. इट इज़ अ ह्यूमन पैटर्न जो हमारा बदलता जा रहा है, ठीक है. बट हमारा कल्चर कितना बिगड़ रहा है उससे हमें ये देखना पड़ेगा. सोशल मीडिया पे अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं, आपको देखना क्या है वो मैटर करता है. क्रिंज कंटेंट जैसे मैंने कहा मैं नहीं देखती हूँ. तो सोशल मीडिया पे वक्त बिताओ, लेकिन उतना बिताओ कि आप दूसरी चीज़ों को भी वक्त दे सको. आप पढ़ सको, आप किताबें पढ़ सको, आप अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने गोल्स के ऊपर काम कर सको, आप अपने माँ बाप के साथ बैठ सको, आप अपने दोस्तों के साथ वक्त एंजॉय कर सको. आप रियल लाइफ में जीना सीखो, रियल लाइफ में नहीं रखा कुछ भी, क्योंकि वो 60 सेकेंड की होके फिर बदल जाएगी. लास्ट में जाते जाते एक सवाल मेरे को पूछ रहे हैं जी. और जो आपको देख रहे होंगे मुझे लगता है वो आपसे सुनना चाह रहे होंगे. आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी, बल्कि हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी, हमने दुनिया को नॉलेज दी या दुनिया को सिखाने की कोशिश कर रहे. आप अपना घर कैसे मैनेज कर रहे हो? एडजस्ट करके, कम्युनिकेट करके, बात करके. कम्युनिकेट करने का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी सिचुएशन में हो, आप बात करो. बात करने का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता. मैं बार बार ये बात कहती हूँ. आप दूसरे इंसान की सुनो, समझो उसका नज़रिया क्या है उस चीज़ को देखने को लेके. अगर कोई भी मतलब फॉर एग्जांपल XYZ कोई भी चीज़ हुई है, अगर एक गाड़ी भी पार्क हुई है और अगर वो इंसान कह रहा है ना कि गलत पार्क हुई है, इसको ऐसे होना चाहिए, सुन लो यार, तुम्हारा क्या जा रहा है, सुनो, अपनी बात रखो. जब आप चीज़ों को लेके, आप लोगों को लेके, आप अपने घर में हुई इंसिडेंट्स को लेके बात करोगे ना, तो आप पर्सपेक्टिव जानोगे, आप नज़रिया जानोगे. अगर मैं सिर्फ कंप्लेन कर रही हूँ कि तुम्हारी मम्मी ने ऐसा कर दिया, तुम्हारे पापा ने ऐसा कर दिया, उन्होंने मेरे से ऐसे बोल दिया, उस इंसान की सुनो कि मम्मी का नेचर ऐसा है, मम्मी की आदत है थोड़ा ज़्यादा बोल देने की, मम्मी का मन साफ है. अगर वो इन चीज़ें आप सुन लोगी तो आप समझ जाओगे कि हाँ, उनका नेचर ऐसा है. उनका मकसद आपको हर्ट करने का नहीं है. मैं अपने घर में, अपनी ज़िंदगी में, और ये 2 वे है, आदि और मैं बात करते हैं हर चीज़ को लेके, हर बात को लेके. अगर कोई कमेंट भी आएगा तो मैं उसके बारे में बात करूँगी कि ऐसी चीज़ आई है. वो अपना पर्सपेक्टिव, वो अपना नज़रिया रखेगा, मैं अपना नज़रिया रखूँगी, वो मेरा बात सुनेगा, वो अपनी बात कहेगा. और अगर वो बोल रहा है तो मैं चुप रहूँगी. अगर वो गुस्से में है तो मैं चुप रहूँगी. मैं उसके गुस्से का रीज़न समझूँगी, क्योंकि वो मेरा पति है. उस इंसान से मैंने प्यार किया है. उस इंसान को मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता. तुम्हें अपने प्यार पे, अपनी ज़िंदगी पे इतना भरोसा रखना पड़ेगा कि तुम उसका नेचर समझो ना. अगर तुम्हारे पार्टनर को पर्सनल स्पेस चाहिए, प्राइवेट स्पेस चाहिए, अगर तुम्हें पता है कि वो इंसान चुप रहने वाला इंसान है, तो उसको थोड़ी देर चुप रहने दो. अगर तुम्हें पता है कि वो इंसान जो है वो अगर परेशान होता है तो उसको थोड़ी देर अकेले रहना पसंद है, उसको अकेले बैठना पसंद है, अकेले बैठने दो. अगर तुम्हें पता है कि उस इंसान को पसंद है किसी के साथ जेल आउट करना, मस्ती करना, तो उसको करने दो यार. वो तुम्हारा ही तो पार्टनर है. अगर वो तुमको तुम्हारी चीज़ों में सपोर्ट करता है तो तुम उसका सपोर्ट करो. राइट. अगर उसको दोस्तों के साथ बैठना, हंसी मजाक करना, मस्ती करना, घूमना फिरना पसंद है
तो सपोर्ट हिम इन दैट थिंग. वो तुम्हें भी तो सपोर्ट करता है ना. परफेक्ट. तो प्यार वही है कि आप उसकी पसंद नापसंद को सपोर्ट करो ताकि वो तुम्हारी पसंद नापसंद को सपोर्ट करे. अगर आप चाहते हो कि वो तुम्हारी बात सुने, तुम्हें समझे, तो आप पहले उसकी बात सुनना और समझना सीखो. इट इज़ अ टू वे थिंग. रिलेशनशिप कभी एक तरफा नहीं चल सकती है. दोनों को झुकना पड़ेगा, दोनों को समझना पड़ेगा, दोनों को बैठना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी. बहस करने से कुछ नहीं होता. सल्यूशन चाहिए, बात करो. नहीं चाहिए, बहस करो. तो अब कुछ सुना दो, बढ़िया सी तड़कती भड़कती शायरी सुना दो. तड़कती भड़कती शायरी. हाँ, ऐसे मारो फेंक के, ये लो. ये लो. हाँ. यार सुनाओ कुछ अच्छा सा. मेरे को मेरा फोन तो नहीं मिलेगा. फोन तो नहीं मिलेगा. यार मेरे मन में एक बहुत प्यारा गाना है, सुनाओ. ठीक है, जिसके सिर्फ 2 ही लाइन है कि जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है. जिंदगी 2 लोगों की कहानी होती है. 2 लोग साथ चलते हैं, उस सफ़र में जाते हैं. उस सफ़र की कोई मंजिल नहीं होती. आपको कहीं नहीं पहुंचना है. ये पूरी जो कहानी है वो सफ़र की होती है कि आप कहाँ तक साथ चलते हो और कहाँ मोड़ बदल लेते हो. ये ज़िंदगी बस उस सफ़र का नाम है. आपको चलते जाना है, आपको जीते जाना है. कुछ लोग आपका साथ ताउम्र देते हैं, कुछ लोग बस आपको थोड़ा सा आगे तक चलाने के लिए आते हैं कि बस वो उतने डिस्टेंस के लिए वो आएंगे, आपका हाथ थामेंगे, आपको कुछ सिखाएंगे, आपको प्यार करेंगे और वो चले जाएंगे. उनका ज़िंदगी में उतना ही कंट्रीब्यूशन था, लेकिन आपको ज़रूरी है ये सीखना कि आप उसको जाने दो. राइट. आप चीज़ों को होल्ड मत करो, जाने देना. अगर कोई भी इंसान आपकी ज़िंदगी से जा रहा है ना, तो उसको जाने देना. क्योंकि मैं एक बात कहती हूँ कि रो कर, बिलख कर, तड़प कर रिश्ते नहीं बनाए जाते हैं. किसी इंसान को आपकी ज़िंदगी में रहना होगा तो वो रहेगा, बहुत प्यार से रहेगा. और अगर किसी इंसान ने कह दिया ना कि वो जाना चाहता है, अगर जाना चाहता है तो फिर जाने दो. क्योंकि आप अगर उसको रोकना चाहोगे भी तो वो मन से जा चुका है. वो ज़बरदस्ती रोकेगा, आज नहीं तो कल जाएगा. चलो जी, जाने वाले को तो खैर कौन ही रोक सकता है. बट मैं तो ये कहता हूँ, सफ़र जितना अच्छा होगा, मंजिल उतनी ही बढ़िया होगी, उतनी ही खूबसूरत होगी. यस, एवरीथिंग हैपन्स टू बी कि आपको या तो कुछ सिखा के जाती हैं या फिर वो आपको बेहतर बना के जाती हैं. तो जो कुछ भी होता है वो आपकी या तो बेहतरी के लिए होता है या फिर आपको बेहतर बनाता है. परफेक्ट. तो कैसा लगा आपको आज? बहुत अच्छा लगा. मैं बहुत जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें अपने मन में लेके आई थी. और चीज़ें यही थी कि बस बात करनी है बैठ के, कि लोग मुझे गलत ना समझें. मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ या किसी के विपक्ष में नहीं हूँ. मैं बीच में अपने ओपिनियंस लेके खड़ी हूँ. नहीं, मैं अब यहाँ पे एक चीज़ बोलूँगा. जो समझेंगे वो अप्लाई कर लेंगे तो कुछ अच्छा कर लेंगे. मैं आगे वही बोलने वाली थी कि आपको समझना है तो आप मेरे को अपने पक्षदार समझ लो. करेक्ट. आपको नहीं समझना है तो आप अपने घर बैठे हैं, मैं अपने घर बैठी हूँ. और थैंक यू सो मच पॉडकास्ट एंजॉय करने के लिए. बिल्कुल. है ना. तो थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू सो मच. थैंक यू गाइस. थैंक यू. बाय गाइस.